हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल। और मैं सोच रही हूँ कि ये एटलीस्ट पेपर 1 जो है मार्च तक कवर हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो पाया तो पेपर 2 भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और टाइम लगता है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ साथ के साथ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली इसमें मेरा जो सोर्स होने वाला है वो नितिन सांगवान सर की बुक से होने वाला है, प्लस मेरे अपने खुद के नोट्स और इधर उधर से भी इकट्ठा करके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम कवर करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हॉलिस्टिक मेरे साइड से होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप फिर PYQ कवर कर सकते हैं, एंड PYQ कवर करने के बाद आपका ये ऑप्शनल का सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली जो सोशियोलॉजी टर्म है, पहले तो इस टर्म का मतलब हमें पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। ठीक है, तो सोसियस एक वर्ड क्या है, सोसियस है। सोसियस का मतलब ही है कंपेनियन। ठीक है, और एक है लोगोस, मीन्स स्टडी या साइंस। ठीक है, तो सिंपली क्या हो गया, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर एक लाइन में हम बोले तो सोशियोलॉजी बस यही है। क्या कर रहे हैं हम इस पे, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हम सिर्फ उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। क्या है सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट्स इट। तो अगर हम अर्ली एवोल्यूशन देखें सोशियोलॉजी का, तो अर्ली एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये स्टार्ट में अगर हम शुरू में देखें कि ये सोशियोलॉजी का आखिर एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये एक न्यू डिसिप्लिन, न्यू नेसेंट डिसिप्लिन ही है ये। ठीक है, ये ओल्ड डिसिप्लिन नहीं है। और इसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किस चीज़ का देखने मिलता है हमें, नेचुरल साइंसेस का। ठीक है, सो अगर हम देखें कि अर्ली सोशियोलॉजिकल आइडियाज़ कहाँ से कब आया, तो डार्विनियन हाइपोथेसिस में हमें देखने के लिए मिलता है अर्ली सोशियोलॉजिकल आइडियाज़। ठीक है, कुछ ब्रिटिश स्कॉलर जो थे वो क्या देखते हैं सोसाइटी को कि ये एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। ठीक है, और उनको ये लगता है, कुछ सोशियोलॉजिस्ट को क्या लगता है कि यहाँ पे हमें लीनियर एवोल्यूशनरी थ्योरीज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो अर्ली सोशियोलॉजी में बेसिकली क्या था, लीनियर एवोल्यूशनरी थ्योरीज था। तो लीनियर अगर हम कहते हैं तो लीनियर का क्या मतलब है कि सोसाइटी जो है प्रोग्रेस कर रही है एक ही स्ट्रेट और लीनियर सीक्वेंस में। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर ये सोसाइटी बढ़ रही है। मतलब ये क्या है, साइकिल नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि ये लीनियर स्ट्रेट फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले का अर्ली सोशल एवोल्यूशन कुछ ऐसा था, अर्ली एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी कुछ ऐसा था। ठीक है, अब अगर हम देखें सोशियोलॉजी में क्या है, तो इन्फ्लुएंस साइंस का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और मॉडर्निज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी कब आया, जब साइंटिफिक रैशनैलिटी और मॉडर्न थॉट आया तभी सोशियोलॉजी आया। इस वजह से सोशियोलॉजी जो है अदर सोशल साइंसेस से काफ़ी डिस्टिंक्ट है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये जस्ट डेफिनेशन है। अगर यहाँ से कुछ भी याद ना रहे तो हम ये याद रख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कि सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। देन अर्ली सोशियोलॉजिस्ट का क्या कहना है, तो ये अर्ली सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो है सोशियोलॉजी क्या है, ट्रू साइंस ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, और कुछ सोशियोलॉजिस्ट तो बिलीव करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड साइंस है। ठीक है, और जब सारे साइंसेस इमर्ज हो गए उसके बाद सोशियोलॉजी आया है। ठीक है, और सोशल इंस्टीट्यूशन को कैसे देखते हैं, सीन इन टर्म्स ऑफ रोल्स, फंक्शंस एंड रूल्स। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन को कैसे देखते हैं अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, ये रोल्स है, फंक्शंस है, रूल्स है। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, काउंटर करंट भी दौड़ा सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है, जब लोग सोशियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे, मॉडर्न थॉट की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी था। ठीक है, तो अर्ली क्लेम्स वर टेस्टेड फॉर वैलिडिटी और लेजिटिमेसी। तो हुआ क्या कि जो काउंटर करंट्स आए तो उन्होंने भी टेस्ट किया कि जो सारी बातें कही जा रही है क्या ये सही है क्या, तो उन्होंने वैलिडिटी के लिए, लेजिटिमेसी के लिए टेस्ट किया। और धीरे धीरे ये डिसिप्लिन जो है ग्रेजुअली रिफाइंड होकर क्या बना, सोशियोलॉजी बना। तो अगर हम सिर्फ कहना चाहे तो सोशियोलॉजी क्या है,
सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, नथिंग एल्स। सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अर्ली एवोल्यूशन यहाँ पे कैसे हुआ। तो हमने देखा कि सोशियोलॉजी एक न्यू डिसिप्लिन है, ठीक है। और डार्विनियन हाइपोथेसिस में हमने देखा कि सबसे पहले सोशल आइडियाज़ को शेप किया गया। तो ब्रिटिश स्कॉलर ने सोसाइटी को कैसे देखा कि ये एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है और यहाँ पे लीनियर एवोल्यूशनरी जो है थ्योरीज है, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीक्वेंस में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो है बनती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि हम सोशियोलॉजी में इन्फ्लुएंस किसका है? साइंस का है और मॉडर्निज्म का है, ठीक है। और अर्ली सोशियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि सोशियोलॉजी एक ट्रू साइंस ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेचर क्या है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी आखिर पढ़ता क्या है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी और इसकी सोसाइटी और इसके इंस्टीट्यूशन को पढ़ता है, इंटर रिलेशनशिप्स को पढ़ता है। मीन्स क्या है? हम जो अपने आसपास देख रहे हैं, जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी की इंस्टीट्यूशन है और जो इनके इंटर रिलेशनशिप्स है, तो बस सोशियोलॉजी उसी चीज़ को पढ़ता है, ठीक है। सोशल एक्टर एंड देयर इंटरेक्शंस, और क्या पढ़ता है? सोशल एक्टर्स, जो सोसाइटी में सारे लोग हैं, ठीक है। तो वो कौन है? सोशल एक्टर्स हैं और उनकी इंटरेक्शंस को पढ़ता है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो यू, मी एंड आवर सराउंडिंग्स किसको पढ़ता है? आपको पढ़ता है, मुझे पढ़ता है, हमारे सराउंडिंग्स को पढ़ता है, सोसाइटी को, उसके रिलेशन को, उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस को, उसके इंस्टीट्यूशन को। जैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैरिज है, ठीक है, उसके बाद कास्ट है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हम तो डीप में सारी चीज़ों को अभी जानने वाले हैं, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। कॉमन सेंस वर्सेस सोशियोलॉजी। अब हम देखते हैं सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस। हालांकि ये आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे। इस यहाँ पे क्या है? इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन। सो हम जो है अपने लाइफ में, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सोशल पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और ये हमें क्या लगता है? कॉमन सेंसिकल। जब वही चीज़ को लगातार हम देखते रहते हैं तो ये एक कॉमन सेंस बन जाता है। हम सिंपली कहते हैं क्या कॉमन सेंस नहीं है? क्या तुझे इतना पता नहीं है? तो बेसिकली हम इसी चीज़ की बात कर रहे होते कि हमने इतना देख के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली कॉमन सेंस है कि हमें ये लगने लगता है कि इस चीज़ से ऐसा होना चाहिए, तो दैट इज़ कॉमन सेंस। तो बट सोशियोलॉजी क्या करता है कि स्टडी करता है इन पैटर्न को, डेली लाइफ में जो भी सोशल पैटर्न्स है हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो कॉमन सेंसिकल लगता है, सोशियोलॉजी क्या करता है? स्टडी करता है, लेकिन सिस्टमेटिकली स्टडी करता है, ठीक है। तो ये जो है कि वेदर ये सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है या कॉमन सेंस है या नहीं है, तो ये सारी डिबेट जो है चलती रहती है, हम पढ़ने भी वाले हैं। अच्छा, तो फिर हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि आखिर सोशियोलॉजी इजी क्यों लगता है, ठीक है। तो इतना मतलब टफ क्यों नहीं लगता है? हम थोड़ा रिलेट क्यों कर पाते हैं सोशियोलॉजी की बातों से? इसलिए क्योंकि हम जो देखते हैं और जो करते हैं वही तो सोशियोलॉजी है। क्या सोशियोलॉजी कुछ अलग है? नहीं, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं वही सोशियोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे फेमिलियर टॉपिक्स है तो इससे ये कॉन्सेप्ट इजी लगता है, ठीक है। सोशियोलॉजी एज ए वांटेज पॉइंट, एक ये क्या है? स्पेशल व्यू पॉइंट है। क्या? किस चीज़ के लिए? एनालाइज करने के लिए सोसाइटी को। तो सोशियोलॉजी एक वांटेज पॉइंट है जिसमें कि हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं सोसाइटी को। डिफरेंट पॉइंट्स, वांटेज पॉइंट्स है, ठीक है। मल्टीपल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलता है सेम सोशल फेनोमेना के लिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ हमें डिबेट, डिसएग्रीमेंट्स और डाइवर्स पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलता है सोशियोलॉजी में, ठीक है। ओपननेस ऑफ द डिसिप्लिन, तो अगर हम देखें तो इस डिसिप्लिन में क्या है? बहुत ज़्यादा ओपननेस है। कैसे? बहुत सारे व्यू पॉइंट को ये अलाउ करता है, ठीक है। अगर तो वो व्यू पॉइंट रैशनल है और आर्ग्यूड है, अच्छे से उस पर जांच परख हुई है, ठीक है, रैशनल है, तभी उसको अलाउ करता है। तो हम क्या देखते हैं सोशियोलॉजी में कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और यही डाइवर्सिटी इसकी स्ट्रेंथ है और ब्यूटी है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ओपन है। ये डिसिप्लिन क्या है? एक व्यू पॉइंट है स्पेशल। हिस्टोरिकल इमरजेंस अगर हम देखें तो सोशियोलॉजिकल थिंकिंग क्या पहले नहीं था और ये इतने लेटर ऑन बाद में आया? तो ऐसा नहीं था। सोशियोलॉजिकल थिंकिंग जो है तब से स्टार्ट हुआ जब से ह्यूमन सोचना
शुरू किया, ठीक है। लेकिन फॉर्मल सोशियोलॉजी कब आया? मॉडर्निटी के टाइम ही फॉर्मल सोशियोलॉजी आया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले सोशियोलॉजी कभी था ही नहीं था, पर लोग जो है ऐसे सोच रहे थे और ये जनरल एक जेनरिक टाइप से था। लेकिन फॉर्मल सोशियोलॉजी मॉडर्निटी के टाइम पे आया, ठीक है। सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं मॉडर्निटी और सोशल चेंज इन यूरोप और इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये पूरा अभी हम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो अर्लीस्ट सोशियोलॉजिकल थॉट क्या था? जब ये सोशियोलॉजी प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं बना था तब क्या होता था, ठीक है। तो जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, हैव ऑलवेज ट्राइड टू अंडरस्टैंड देयर सोशल सराउंडिंग। तो अगर ह्यूमन सोसाइटी में रह रही है, सारे लोग मिलकर एक सोसाइटी है, तो ये हमेशा कोशिश करते थे कि अपने सोशल सराउंडिंग को समझ सके, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सोशियोलॉजिकल रीजनिंग जो है बहुत ही पहले से एग्जिस्ट करता था, पहले से था। सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन बनने से पहले भी सोशियोलॉजिकल रीजनिंग जो है था समाज में, ठीक है। देन अर्ली सोशियोलॉजिकल आइडिया अगर हम देखें तो हमें कुछ वर्क्स में देखने के लिए मिलता है। रिपब्लिक ऑफ प्लेटो में देखने के लिए मिलता है, डी ऑफिसेस ऑफ सिसेरो में देखने के लिए मिलता है, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। इन सारी चीज़ों में भी हम क्या देखते हैं कि कुछ सोशियोलॉजिकल आइडियाज़ जो है अपियर हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर ये बात है कि सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में बात करनी तभी शुरू हो गई जब लोगों ने सोचना सीखा, जब ह्यूमन ने सोचना सीखा, तब से जब इतने टाइम से है तो फिर सोशियोलॉजी इमर्ज क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं आया सोशियोलॉजी? क्या रीज़न था? आइडिया एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, बट दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी इमर्ज क्यों नहीं हुआ? तो आइडिया तो था लेकिन साइंटिफिक डिसिप्लिन बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ सिस्टमैटिक मेथड नहीं था, साइंटिफिक टूल्स नहीं था, एंड अ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड डिलेड द फॉर्मल बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी। और जो सोशियोलॉजी के बर्थ होने के लिए जो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था कि लोग क्वेश्चन करते कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये था नहीं, लोग कर नहीं रहे थे क्वेश्चन, तो इस वजह से बना नहीं। तो यहाँ हमें क्या रीज़न देखने के लिए मिला? लैक ऑफ सिस्टमैटिक मेथड, साइंटिफिक टूल्स और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड डिलेड। अब देखते हैं कि कंडीशन बिफोर मॉडर्निटी, मॉडर्निटी से पहले जो है कंडीशन क्या था मेडिएवल यूरोप में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या चल रहा था। तो मेडिएवल यूरोप में जो है डार्क एज चल रहा था। तो डार्क एज कहने का क्या मतलब है कि सोसाइटी जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल था, इनवर्ड लुकिंग था, और डोमिनेट कौन कर रहा था? फ्यूडलिज्म जो है सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म है क्या? ये एक हायरार्किकल जो है सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम था। कहाँ पे? मिडिएवल यूरोप में, ठीक है, जहाँ पे लैंड ही जो है मेन सोर्स था पावर का, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि सोसाइटी जो है बेसिकली किसके ऑर्गेनाइज थी, कैसे? लैंड ऑनरशिप, सर्विस और प्रोटेक्शन को लेकर के। तो बेसिकली लैंड ही मेन जो है रिसोर्स हुआ करता था, और चर्च उस टाइम पे कंट्रोल करता था नॉलेज और साइंस एंड रैशनल इंक्वायरी। एक तरीके से इसको पूरा का पूरा डिस्करेज किया जाता था। तो इस टाइप का कुछ भी जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता था तो वो कौन प्रोवाइड करता था? चर्च ही प्रोवाइड करता था। और इस पीरियड में हमें क्या देखने के लिए मिला कि सोशल इविल बहुत ज़्यादा है, सुपरस्टिशन है, और काफ़ी रिजिड हायरार्की इस टाइम पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या था? काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड इनोवेशन था, और सोशल आइडिया भी बहुत लिमिटेड था। तो इसी स्टैग्नेशन को जो है कहा गया डार्क एजेस, ठीक है। तो क्या कहा गया? इस स्टैग्नेशन को कहा गया डार्क एजेस, ठीक है। अब देखते हैं कि रेनेसा। तो रेनेसा अगर हम कहते हैं तो रेनेसा का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। रेनेसा कब से कब तक के पीरियड को कहते हैं? तो 14th से 17th सेंचुरी तक को हम कहते हैं रेनेसा। और इसका क्या मतलब है? बिगिनिंग ऑफ न्यू आइडियाज़, ठीक है। रेनेसा का मतलब है रीबर्थ और रीअवेकनिंग। और इस टाइम पे क्या हुआ कि जो क्लासिकल आर्ट था, ठीक है, क्लासिकल लर्निंग था, उसको रिवाइव किया गया। आर्ट, लिटरेचर और क्रिटिकल थिंकिंग फिर से जो है इमर्ज हुआ, ठीक है। और शिफ्ट हमें देखने के लिए मिला कैसे? गॉड सेंटर्ड टू ह्यूमन सेंटर्ड, मतलब अब जो
है ह्यूमनिज्म के बारे में बात की जाने लगी। पहले जो है ह्यूमैनिटी की बात नहीं की जाती थी, ज़्यादातर बात करते थे आफ्टर लाइफ के बारे में। तो अब जो है ह्यूमनिज्म के बारे में बात की जाने लगी और इनकरेज किया गया क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशंस। तो जो भी ट्रेडिशन चल रहा था तो उस टाइम पे पहले क्या था कि आप इस ट्रेडिशन पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है इनकरेज किया गया कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि मॉडर्न सोशल थॉट जो है इसका फाउंडेशन रखा गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैटर क्यों करती है सोशियोलॉजी के लिए? रेनेसा से क्या बदलाव आया? तो रेनेसा जो है क्रिएट किया एक इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे लोगों ने क्या किया, पूछना शुरू किया, ठीक है। क्या पूछना शुरू किया कि सोसाइटी इसी तरीके से काम क्यों कर रहा है? क्या जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है अभी जो भी हम देख पा रहे हैं सोसाइटी हमारी जैसी है, क्या इसको हम बदल सकते हैं? तो यहाँ से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई और ये शिफ्ट जो है एक तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इस शिफ्ट की वजह से लेटर ऑन क्या हुआ कि यूरोप जो है फिर लेटर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हुआ। वहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो है रेवोल्यूशंस देखने के लिए मिले, साइंटिफिक रेवोल्यूशन या इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है देखने के लिए मिला। बेसिकली दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ और इन्हीं सारी इवेंट के वजह से कुछ सोशल प्रॉब्लम हुए, ठीक है। अगर ये रेवोल्यूशन हुआ तो क्या सब कुछ जो पुराना था वो सब कुछ खराब था और जो नया हुआ क्या सब कुछ सही हुआ? तो जब नया सिस्टम आया तो नया सोशल प्रॉब्लम भी आया और न्यू वेज ऑफ थिंकिंग आया और इससे जो है सोशियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो डार्क एज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे हम समझ ही गए डार्क एज है क्या। तो ये पीरियड किस पीरियड को कहते हैं? डार्क एज हुआ पीरियड बिटवीन फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जो कि 5th सेंचुरी से है और रेनेसा, ठीक है, 15th सेंचुरी तक। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना लंबा गैप है, ठीक है। तो ये मीडिएवल यूरोप में हुआ, तो यहाँ पे रोमन एम्पायर के फॉल से लेकर के रेनेसा आने तक मतलब कि 15th सेंचुरी तक, ठीक है, इस पीरियड को कहा गया डार्क एजेस। अब डार्क कहा क्यों गया? क्योंकि इस टाइम पे लर्निंग और रिकॉर्ड्स में डिक्लाइन देखने के लिए मिला, वॉर्स चल रहा था, हर तरफ फेमाइंस देखने के लिए मिल रहा था, एपिडेमिक्स था और पॉपुलेशन जो है तेजी से गिर रहा था, ठीक है। और कल्चरल और आर्किटेक्चरल प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। तो इस टर्म को क्रिटिसाइज क्यों किया गया? डार्क एजेस को क्रिटिसाइज क्यों किया गया कि ये टर्म क्यों रखा गया? क्योंकि ये ओवर सिंप्लीफाइड है और नेगेटिव लेवल है, ठीक है। इस पीरियड में भी कुछ ग्रोथ था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इतने लंबे पीरियड में कोई ग्रोथ ही नहीं था। ग्रोथ देखने मिला लॉ में, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में और यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो और जो है मॉनेस्ट्रीज जो भी मॉनेस्ट्रीज थी तो वहाँ पे नॉलेज को प्रिजर्व किया गया, इसीलिए फुल्ली डार्क जो है नहीं है, ठीक है। तो ये अभी तक हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ गए हैं कि क्या क्या हो रहा था। अब हम चीज़ों को डिटेल से देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो रेनेसा आता है। ये रेनेसा है क्या? तो एक कल्चरल मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है। जो रेनेसा का मतलब हमने देखा कि री अवेकनिंग, लोगों के बीच फिर से लोग अवेक हो रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट होता है कहाँ पे? 14th सेंचुरी इटली में, ठीक है। और ये एक तरीके से जो है ब्रिज बनता है बिटवीन मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न यूरोप। तो अब जो है मेडिवल से मॉडर्न की तरफ जो शिफ्ट हो रहे हैं इसके बीच जो ब्रिज बन रहा है तो वो यही पीरियड जो रेनेसा है वो बन रहा है। अब इसमें क्या फीचर हुआ? रेनेसा में क्या हुआ बेसिकली? तो मैन और ह्यूमनिज्म को सेंटर ऑफ थॉट पे रखा गया। अब इंसानों के बारे में, इंसानियत के बारे में सोचा जाने लगा, ठीक है। और इंटरेस्ट को फिर से रिवाइव किया गया जो क्लासिकल ग्रेको रोमन आइडियाज़ था, गोल्डन आइडियाज़ इनमें, ठीक है। और जो एंशियन सोसाइटीज़ थी, ठीक है, इसको क्या कहा, जिसको देखा जाता था गोल्डन एज के रूप में, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट इन आर्ट, फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर। तो ये ग्रेको रोमन आइडियाज़ या गोल्डन एज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये क्या था कि इस टाइम पे इसको गोल्डन एज इसीलिए कहा जाता था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट आर्ट में, फिलॉसफी में, साइंस में, पॉलिटिक्स में और लिटरेचर में देखने के लिए जो है इस टाइम पे मिला, ठीक है। और मेजर इम्पैक्ट हमने देखा कि फिर से उसी तरीके से जैसे कि क्लासिकल ग्रेको रोमन आइडियाज़ रिवाइव हुआ, उसी तरीके से मेजर इम्पैक्ट हमें फाइन आर्ट्स में, लिटरेचर में और क्रिटिकल थिंकिंग में देखने के लिए मिला, ठीक है। और फिर से रेज्ड न्यू क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड सोसाइटी। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड सोसाइटी को लेकर के नया क्वेश्चन जो है रेज किया गया, ठीक है। और ये फिर से
इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि सोशियोलॉजिकल थॉट जो है आता है। और रेनेसा जो है मॉडर्निटी से लिंक है। कैसे कि रेनेसा को देखा जाता है कि इसी के वजह से बर्थ हुआ मॉडर्निटी का, मॉडर्निज्म का यूरोप में, ठीक है, क्योंकि इस रेनेसा के पीरियड में ही क्वेश्चन किया गया ट्रेडिशन को, जो भी पुराना ट्रेडिशन चल रहा था उसको क्वेश्चन किया गया और नए ट्रेडिशन की तरफ और रैशनल वेज ऑफ थिंकिंग की तरफ मूव किया गया, ठीक है। यहाँ पे इम्फेसाइज किया गया किसके ऊपर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ के ऊपर और इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब रेनेसा की वजह से क्या हो गया, मॉडर्निटी का के लिए एक जगह बन गई, एक लिंक बन गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्या क्या इवेंट और कंटेक्स्ट हुआ जिसके वजह से जो है सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज। हमें एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट जो देखने के लिए मिलता है सोशियोलॉजी, ये कैसे इमर्ज हुआ, तो क्या क्या हिस्टोरिकल ट्रिगर्स थे इसको समझते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि शिफ्ट हो रहा था, शिफ्ट फ्रॉम हाउस होल्ड प्रोडक्शन से फैक्ट्री सिस्टम की तरफ आ रहा था सोसाइटी। अब जो भी हाउस होल्ड बन रहा था, छोटी मोटी चीज़ें हो रही थी, अब फैक्ट्री सिस्टम बन रहा था, नया क्लास रिलेशन जो है बन रहा था, जैसे कि कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर। अब फैक्ट्री लग रहा है तो जिनके पास पैसा है, बड़े बड़े लोग, वो क्या कर रहे हैं, जो बुर्जुआ हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो फैक्ट्री लगा रहे हैं, और जो छोटे मोटे जो है गरीब लोग हैं वो क्या बन रहे हैं, इसी फैक्ट्री में वर्कर बन के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्री लग रही थी और वर्कर बनके काम कर रहे थे। तो कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर का रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिला। और यहाँ चेंजेस किसमें हुआ, फैमिली में, किनशिप में और एवरीडे लाइफ में फिर चेंजेस देखने के लिए मिला। अर्बन ग्रोथ देखने के लिए मिला, मैसिव माइग्रेशन हुआ जिसके वजह से पोवर्टी, स्लम, एक्सप्लॉयटेशन, क्राइम, ये सब स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम कहें तो एक जो है हिस्टोरिकल ट्रिगर था, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने लग गई तो इन सारी चीज़ों का जवाब कैसे मिलेगा, ठीक है। पोवर्टी हो गया, स्लम हो गया, एक्सप्लॉयटेशन, क्राइम, सारी चीज़ें फिर स्टार्ट हो गई, ठीक है। देन फिर दूसरा ट्रिगर हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में होता है। तो इससे कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हुए, नेगेटिव चेंजेस भी हुए, जैसे हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी देखा, इसमें भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं और नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ पॉजिटिव चेंजेस में कि जो फ्यूडल ऑर्डर था, जो लैंड वाला रिलेशन था, ठीक है, लैंड ओनरशिप से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि फ्यूडल ऑर्डर का कोलैप्स हो रहा है। और आइडिया क्या स्प्रेड हो रहा है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया जो है स्प्रेड हो रहा है। नेगेटिव चेंजेस अगर देखें तो इंस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर, अनसर्टेनिटी जो है, ये सारी चीज़ों का जो है स्पेस बन रहा था, ये भी देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे जब ये सब चीज़ें होने लगी तो क्वेश्चन शुरू किया गया, रेज क्वेश्चन ऑफ सोशल ऑर्डर, कोहेजन, गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई कि ये जो केओस शुरू हुआ तो ये केओस कैसे अच्छा होगा, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए भी बहुत सारे रीज़न है। तो उसमें सबसे पहले रीज़न क्या था कि इंटेलेक्चुअल पुश मिला, ठीक है, आइडिया जो है मॉन्टेस्क और रूसो का, इन सारे लोगों से लोग अवेयर होने लगे। इकोनॉमिक एनोमलीज अगर देखें तो उस लोगों को अब जो है स्टेट सिस्टम का ईविल पता लगने लगा कि हाँ कितना गलत हो रहा है आम लोगों के साथ, मासेस के साथ, ठीक है। और जो आर्काइक पॉलिटिक्स तभी चल रहा था, जैसे फ्यूडलिज्म था या डिस्पोटिक रूल था, इन सारी चीज़ों से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये सारी चीज़ें मैटर क्यों कर रही थी, जो भी चेंजेस हो रहा था तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो चेंज इतना रैपिड था, अनप्रेसिडेंटेड था और इतना डिसरप्टिव था, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल रिलीजियस फिलॉसफी था तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। और तो फिर इसके लिए क्या चाहिए था, कोई साइंटिफिक स्टडी चाहिए था सोसाइटी का कि इतना जो क्योस हो रहा है, सोशल ऑर्डर का जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए, सोसाइटी को समझ में तो आना चाहिए कि हम इसको ठीक कैसे करें, हो क्या रहा है सोसाइटी में। तो हमें जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी चाहिए। तो इसी के वजह से हम देख पा रहे हैं कि 19th सेंचुरी यूरोप में सोशियोलॉजी आता है एज ए रिस्पॉन्स टू मॉडर्निटी, ठीक है। तो ये हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि क्या क्या हुआ था। तो यहाँ हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ठीक है। इन सारे चीज़ों की वजह से जो है सोशियोलॉजी का बर्थ हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन कैसे होता है। तो सोशियोलॉजी जो है सडनली इमर्ज नहीं होता है। ये कैसे इमर्ज होता है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्टिंग हिस्टोरिकल, मटीरियल, पॉलिटिकल और
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सब कुछ हो रहा था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहा था, मटीरियल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। और जब मॉडर्निटी आया तो उसके साथ साथ हमें देखने के लिए मिला कि ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी बन रहा है, ठीक है। तो इन सारे जो है इसी टाइम पे हमें देखने के लिए मिला कि ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी बस एक दिन में इमर्ज हो गया, नहीं। तो अब देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन क्या था। तो इनलाइटनमेंट, ठीक है, इनलाइटनमेंट क्या है कि ये एक पीरियड है जहाँ पे रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ और चेंज देखने के लिए मिला फिलोसफिकल थॉट में, ठीक है। इम्फेसिस किया गया रीज़न पे, रैशनैलिटी पे, साइंस पे, एम्पिरिसिज्म पे, कि अब हर चीज़, आप कुछ भी चीज़ को ऐसे ही बात नहीं कर सकते, उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, कुछ मतलब होना चाहिए, ठीक है। और फेथ जो है ह्यूमन प्रोग्रेस में, फेथ इन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज किया गया और ह्यूमन प्रोग्रेस पे फेथ दिखाया गया, ठीक है। तो की इनलाइटनमेंट थिंकर्स अगर देखें कौन कौन इनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, तो मॉन्टेस्क और रूसो जो है 18th सेंचुरी फ्रांस में, ये कौन थे, थिंकर थे, इनलाइटन थिंकर। और अर्ली फिलोसफिकल रूट्स अगर देखें तो रेने डेकार्ट, हॉब्स, लॉक, तो ये सारे लोग भी बातें कर रहे थे, ठीक है। जैसे मॉन्टेस्क ने क्या कहा, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की, कंपैरेटिव सोसाइटी के बारे में, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत फेमस हो रहा था, लोग समझ पा रहे थे, और इन्होंने क्या बात करी, पॉपुलर सोबरेनिटी के बारे में बात करी। वोल्टेयर बात कर रहे थे कि रीजन, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, चर्च को क्रिटिसाइज कर रहे थे। जॉन लॉक बात कर रहे थे नेचुरल राइट्स के बारे में, और कंसेंट ऑफ द गवर्न, कि जिसको भी गवर्न किया जा रहा है, जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है, उसका भी तो कंसेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। और इमैनुअल कांत का जो है डेयर टू नो, ठीक है, रीज़न एज फ्रीडम। तो ये सारी चीज़ें थी कि अब जो है फ्रीडम के बारे में बात की जा रही थी, सोवरेनिटी के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है, रीज़न, रैशनैलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, तो इन सारी चीज़ों से लोगों के बीच क्या हो रहा था, अवेयरनेस आ रहा था, ठीक है। अब हम देखें तो टू मेजर इंटेलेक्चुअल करंट जो है उस टाइम चल रहा था 17th to 18th सेंचुरी में, फिलॉसफी में और साइंस में, ठीक है। तो फिलॉसफी में क्या एम था कि ग्रैंड, रैशनल और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज जो है बनाया जाए सोसाइटी के बारे में, जिसका इम्फेसिस किसके ऊपर हो, रीजन के ऊपर, ना कि ट्रेडिशन के ऊपर जो सालों से चलता आ रहा है उसके ऊपर नहीं, ठीक है। और जो भी इरैशनल कस्टम था और इंस्टीट्यूशन था उसको क्रिटिसाइज किया गया। देन साइंस एंड रैशनल इंक्वायरी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने के लिए मिला किसका, न्यूटोनियन साइंस का और साइंटिफिक मेथड का इस टाइम पे ग्रोथ हो रहा था। बिलीफ क्या था कि रीजन और एम्पिरिकल रिसर्च से कंट्रोल जो है, एम्पिरिकल रिसर्च से क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है रियलिटी को और समझा जा सकता है, ठीक है। तो और क्या बात समझ में आ रहा था लोगों को कि नेचुरल वर्ल्ड हैज़ लॉ, तो जो नेचुरल वर्ल्ड है तो इसका का जो है लॉ है, ठीक है। तो सोसाइटी लाइकली हैज़ सोशल लॉ, तो सोसाइटी का अगर नेचुरल वर्ल्ड का लॉ है, नेचुरल वर्ल्ड में भी हमें लॉज देखने के लिए मिल रहा है, तो सोसाइटी का भी तो कोई सोशल लॉ होगा, ठीक है। तो अर्ली सोशलिस्ट जो है वो सर्च करने लगे, वो खोजने लगे, देखने लगे लॉज ऑफ सोसाइटी, कि लॉज ऑफ सोसाइटी को वो देखने लगे कि सोसाइटी का क्या लॉ हो सकता है जिससे कि हमारा सोशल लाइफ जो है इम्प्रूव हो, ठीक है। और डार्विन का भी इन्फ्लुएंस था, इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल अप्लाइड टू सोशल डेवलपमेंट, और जो इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल था डार्विन का, ठीक है, तो उसको अप्लाई किया गया सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, जो इनका थ्योरी था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। देन की थिंकर्स और कंट्रीब्यूशंस देखते हैं, और भी हमें जो है साइंस में देखने के लिए मिला, जैसे निकोलस कॉपरनिकस जो है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी वो लेकर के आए कि जो है अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, ठीक है। इन्होंने चैलेंज किया जो अर्थ की चर्च की जो अथॉरिटी थी उसको, और प्रमोट किया रैशनल और इंपीरिकल थिंकिंग को। देन गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन ने ये कौन सा लॉ लेकर के आए, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और मैथमेटिक्स के वजह से ये सब कुछ वो कर पाए। इन सारी चीज़ों में बहुत ग्रो जो है हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि कॉम्टे और अदर्स जो भी थे वो भी इंस्पायर हुए कि ठीक है, यहाँ पे लॉ आ रहा है तो हमें भी कुछ सोसाइटी का कुछ लॉ देखना चाहिए, ठीक है।
देन विलियम हार्बी, उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर्ड किया कि ह्यूमन बॉडी भी फॉलो करता है नेचुरल लॉ को, ठीक है। तो री इन्फोर्स किया आइडिया ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलरिटी इन नेचर एंड सोसाइटी, ठीक है, कि जिस तरीके से नेचर का भी एक ऑर्डर है और रेगुलरिटी है, उसी तरीके से सोसाइटी का भी कोई लॉ और ऑर्डर तो होना चाहिए। देन चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी था एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कि एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो ये भी इनकरेज करता है स्टडी ऑफ सोशल एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस को, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर का क्या कहना था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया, अप्लाई किया डार्विन्स आइडिया टू सोसाइटी, और क्या कहा, कॉइंड सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अप्लाई किया डार्विन्स आइडिया टू सोसाइटी और जो है टर्म कॉइन किया सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। और बिलीव्ड सोसाइटीज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नेचुरली, और क्या बिलीव किया कि सोसाइटी जो है इवॉल्व होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में नेचुरली, और फोकस किया गया सोशल एवोल्यूशन पे, नॉट मोरल जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है लेटर थिंकर पे क्या पड़ा। जैसे कि टॉक्केवेली और मार्क्स जो थे ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुए इनलाइटनमेंट से, और इन्होंने इनकरेज किया रैशनल क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, ठीक है, डिराइविंग आइडियाज फ्रॉम रियल सोशल कंडीशन एंड रिप्लेसिंग इरेशनल सिस्टम विथ रैशनल सोशल ऑर्डर। तो ये इनलाइटनमेंट थिंकर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और ये जो है रैशनली क्रिटिसाइज कर रहे थे सोसाइटी को, और ये जो है आइडिया डिराइव कर रहे थे जो भी रियल सोशल कंडीशन उस टाइम पे चल रहा था उससे देख करके ये समझ रहे थे, ठीक है। और जो इरेशनल सिस्टम था उसको जो है रैशनल सोशल ऑर्डर के साथ बदलाव कर रहे थे, ठीक है। देन अब देखते हैं कि यहाँ पे डायलेक्टिक क्या है, कि यहाँ पे इनलाइटनमेंट तो था लेकिन उसके साथ काउंटर इनलाइटनमेंट भी तो था। जब भी सोसाइटी में कोई बदलाव होगा या कोई बात की जाएगी, चाहे रिफॉर्म ही होगा, तो क्या उसका काउंटर में कोई नहीं आएगा क्या? तो यहाँ पे भी काउंटर इनलाइटनमेंट हो रहा था, ठीक है। तो इनलाइटनमेंट का मतलब क्या था कि इंडिविजुअल पे फोकस था, फ्रीडम पे, चेंज पे, और काउंटर इनलाइटनमेंट का मतलब था कि कम्युनिटी, ऑर्डर, सोशल कोहेजन, इन सारे चीज़ों के ऊपर फोकस था, ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो है सिर्फ इनलाइटनमेंट की वजह से नहीं आया बल्कि ये काउंटर इनलाइटनमेंट की वजह से भी आया, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंच इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट, कि पोस्ट रेवोल्यूशन क्लाइमेट जो है इनकरेज किया। जब रेवोल्यूशन हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जो पोस्ट रेवोल्यूशन का क्लाइमेट था, तो उस टाइम सोशल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया। सेंट साइमन, टॉक्केवेली, कॉम्टे, स्पेंसर, डर्कहाइम, तो ये सारे लोग एनालाइज कर रहे थे कि कैसे सोसाइटी को ठीक किया जा सकता है, क्यों ये सब सोशल जो है डिसऑर्डर देखने के लिए मिला, ठीक है। तो उस टाइम पे कॉम्टे ने जो है कॉइन किया टर्म सोशियोलॉजी 1839 में, ठीक है, और इसको देखा कि ये जो है सॉ इट साइंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल ऑर्डर, और ये जो साइंस है ये जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए होगा और सोशल ऑर्डर के लिए होगा। साइंटिफिक सोशियोलॉजी का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जन्म हुआ, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेटिव रिएक्शन टू इनलाइटनमेंट, कि इनलाइटनमेंट के लिए, ठीक है, इनलाइटनमेंट जो आया तो कंजर्वेटिव का रिएक्शन जो है, कंजर्वेटिव लोगों का रिएक्शन क्या था, ठीक है। तो जनरल आइडिया क्या है कि अर्ली सोशियोलॉजी डेवलप्ड क्यों हुआ, तो पार्टली ये डेवलप्ड इसलिए हुआ क्योंकि इनलाइटनमेंट का के रिएक्शन की वजह से ये पार्टली जो है डेवलप हुआ। इरविंग जेटलिंग ये कह रहे हैं। और क्यों हुआ, क्योंकि एक्सट्रीम ऑपोजिशन जब लोग करने लगे, ठीक है, रैशनलिस्ट का, इंडिविजुअलिस्ट का और सेक्युलर आइडिया जो चल रहा था उस टाइम इन चीज़ों का, तो इसके वजह से भी सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव रिएक्शन में कौन कौन थे। तो कुछ की थिंकर्स जो थे, लुई दे बोनाल और जोसेफ दे मास्त्रे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये कंजर्वेटिव रिएक्शन दे रहे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एडवोकेटेड रिटर्न टू मिडिल एजेस हार्मनी, इन्होंने कहा कि हमें जो है, जो मिडिल एजेस हार्मनी है उसी में हमें लौट जाना चाहिए, और जो गॉड है ये सोर्स ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। और ये जो उस टाइम पे चल रहा था कि पेट्रियार्की को अंडरमाइन किया जा रहा था, मोनोगेमस फैमिली को, मोनार्की, कैथोलिक चर्च, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही थी, तो इन्होंने अपोज्ड किया, ठीक है, पेट्रियार्की या मोनोगेमस फैमिली या मोनार्की या कैथोलिक चर्च, जो भी चीज़ें हैं
इन्होंने कहा कि आप इनके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, ठीक है। गॉड जो है सोर्स ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। तो उन जो है इरविंग जेटलिंग जो है ये दे रहे हैं कोर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव रिएक्शन, ठीक है। तो उनका क्या कहना है कि उस टाइम पे जो कंजर्वेटिव लोग थे तो उनका रिएक्शन क्या था कि उन्होंने इम्फेसिस किसके ऊपर किया, सोसाइटी के ऊपर किया, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। जैसा कि हमने देखा कि जब इनलाइटनमेंट आया तो इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि सोसाइटी क्या है, सुई जेनरेसिस है, क्या है, सुई जेनरेसिस विथ इट्स ऑन लॉज एंड डीप रूट्स इन द पास्ट, ठीक है। और ये इंडिविजुअल जो है ये सोसाइटी से ही शेप हुए हैं, ठीक है, सोसाइटी से ही आए हैं, ठीक है। तो सोसाइटी से आए हैं, सोशलाइजेशन हुआ है और सोसाइटी जो है रोल्स, रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस से मिलकर के बना है और इंडिविजुअल जो क्या करता है इन यूनिट्स को फिल करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई कि क्या कह रहे हैं कंजर्वेटिव, कह रहे हैं कि भाई आप जो सोशल ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है आप उसको क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हो, जो है वो सही तो है, वो इसके अगेंस्ट में थे कि चीज़ों को ना बदला जाए, ठीक है। देन सोशल ऑर्डर एंड इंटरडिपेंडेंस, तो समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो जो सोसाइटी है ये क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है और चेंज अगर किया जाना चाहिए तो ये डेंजरस जो है हो सकता है और डिसरप्शन की वजह से क्या हो सकता है, सोशल डिसऑर्डर हो सकता है और जो इंडिविजुअल लोग हैं वो सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज स्केल जो इंस्टीट्यूशन था जैसे फैमिली, नेबरहुड, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें एसेंशियल है सोसाइटी के लिए, ठीक है। ये स्टेबिलिटी के लिए, सोशल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ नॉन रैशनल फैक्टर्स थे जैसे कि ट्रेडिशन, रिचुअल, सेरेमनी, वर्शिप, इमेजिनेशन, इमोशनलिज्म, तो इनको जो है कंजर्वेटिव के द्वारा वैल्यू किया गया पॉजिटिवली, ठीक है। ये क्या कह रहे थे, जो हायरार्किकल सिस्टम है और डिफरेंशियल स्टेटस जो है ये सोशल कोहेजन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हायरार्किकल सिस्टम है और डिफरेंशियल स्टेटस अगर नहीं रहेगा तो सोशल कोहेजन बना हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये कह रहे थे। देन रिस्पॉन्स टू मॉडर्न चेंजेस, तो ये मॉडर्न चेंजेस के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स दे रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये डिसरप्टिव है, ठीक है। कंजर्वेटिव एम्फसाइज कर रहे थे कि ऑर्डर को प्रिजर्व किया जाए और मैनेज किया जाए डिसऑर्गेनाइजिंग इफेक्ट को, जो भी डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इसको मैनेज करो भाई। बेसिकली इनका कहना था कि जो भी चेंजेस आप ला रहे हैं, बदलाव, सोसाइटी से आप जा रहे हैं इंडिविजुअलिज्म की तरफ, लेकिन नहीं मत जाओ क्योंकि सोसाइटी क्या है, सुयो जेनरेसिस है, सोसाइटी का अपना लॉ है और सोसाइटी का अपना डीप रूट है पास्ट में। तो ये सारी चीज़ें ये कह रहे थे कि इंडिविजुअल जो है कैसे शेप होता है, इंडिविजुअल जो भी चीज़ें सीखता है कहाँ से सीखता है, सोसाइटी से ही सीखता है, सोसाइटी से उसका सोशलाइजेशन होता है। तो जो कंजर्वेटिव रिएक्शन था, शिफ्टेड फोकस फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोसाइटी, तो इन्होंने क्या किया कि जो फोकस गया था इंडिविजुअल के ऊपर सोसाइटी से, फिर से फोकस ये किसके ऊपर करने लगे, जो कंजर्वेटिव थे इंडिविजुअल के, सोसाइटी के ऊपर जो है इनका फोकस गया। इन्होंने वैल्यू किया ट्रेडिशन को, हायरार्की को, इंटरडिपेंडेंस को और इन्फ्लुएंस किया एंड इन्फ्लुएंस अर्ली सोशियोलॉजिकल एम्फेसिस ऑन सोशल ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड द स्टडी ऑफ लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर। तो इसके वजह से भी हम देख सकते हैं कि इनके थॉट की वजह से भी सोसाइटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान गया और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स व्यूज़ जो है सोसाइटी को मिल रहा था, ठीक है। देन अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो हमने यहाँ कंजर्वेटिव रिएक्शन देख लिया कि हाँ यहाँ पे कंजर्वेटिव रिएक्शन जो है हो रहा था। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस में हमने देख लिया कि एक तरफ तो इनलाइटनमेंट था और दूसरी तरफ जो है कंजर्वेटिव रिएक्शन भी चल रहा था। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी में और क्या चल रहा था। तो मटीरियल और सोशल डेवलपमेंट देखने के लिए मिला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म का राइज हुआ, न्यू मिडिल क्लास का राइज हुआ, फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ, नया इकोनॉमिक ऑर्डर बना, ठीक है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें देखने के लिए मिला। इंडस्ट्रियल सिटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ, स्लम्स में इंक्रीज़ होने लगा, पॉवर्टी, क्राइम बढ़ने लग गया, ठीक है। और लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि फैक्ट्री लाइफ तो हार्श है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स था, एक्सप्लॉयटेशन देखने के लिए मिला। तो सोशल कंसिक्वेंसेस अब क्या होने लगा कि वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल फैमिलीज़ क्या हो गया, वीक देखने के लिए मिला, न्यूक्लियराइजेशन देखने के लिए मिला, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस बढ़ गया, इंस्टेबिलिटी बढ़ गया और जो है इमर्ज हो गया न्यू क्लास डिविजन्स का, ठीक है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो न्यू सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब चाहिए था कि सिस्टमेटिकली स्टडी होना
होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि पोस्ट रेवोल्यूशन के बाद ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था और इसके लिए क्या होना चाहिए था कि सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए था। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो है इमर्ज हुआ टू साइंटिफिकली अंडरस्टैंड सोसाइटी। तो ये हम रीज़न जो है देखते जा रहे हैं और डीपली। देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अगर हम देखें तो पॉलिटी में क्या हो रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है मेजर पॉलिटिकल कैटलिस्ट था, क्योंकि इस टाइम पे हमने देखा था कि डिस्ट्रॉय हो गया फ्यूडल प्रिविलेजेस, इंट्रोड्यूस हुआ सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी। ठीक है, तो अब समझते हैं कि प्री रेवोल्यूशन फ्रांस में क्या हो रहा था। फ्यूडल इनइक्वालिटीज था, 3 स्टेट्स उस टाइम हुआ करता था। ठीक है, प्रिविलेज किसको मिलता था, क्लर्जी को मिलता था प्लस नॉबिलिटी को मिलता था, लेकिन कॉमनर्स को कुछ भी फायदा नहीं मिलता था, कुछ भी प्रिविलेजेस नहीं मिलता था। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी अपहेबल देखने के लिए मिला, जो ओल्ड ऑर्डर था उसका कॉलेप्स हो गया और नया आइडिया केओस और इंस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिला, क्योंकि न्यू आइडिया आया, लोग इसके लिए लड़े तो यहाँ पे केओस हुआ और इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिला। तो इसके लिए भी साइंटिफिकली समझना जरूरी था कि सोसाइटी क्यों चेंज हो रहा है, कैसे रिबिल्ड किया जाए सोशल ऑर्डर को, और जो है व्हाट फोर्सेस शेप सोसाइटी, और क्या है जो सोसाइटी को शेप करेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे थिंकर्स का रोल हम देख लेते हैं कि थिंकर्स का क्या रोल था। तो सेंट साइमन जो है ये सोशल रिकंस्ट्रक्शन में ये जो है कर रहे थे और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान जा रहा था। कॉम्टे का अगर हम देखें तो अगस्ट कॉम्टे, ये पॉजिटिविज्म और सोशियोलॉजी पे इनका फोकस था। स्पेंसर का हमने ऑलरेडी देखा कि इवोल्यूशनरी थ्योरी इन्होंने दिया। डर्खाइम जो है ये इन्होंने ही इंस्टीट्यूशनलाइज किया था सोशियोलॉजी को। ठीक है, और फर्स्ट डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी का इन्होंने बोर्डियूक्स में बनाया था। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सोशियोलॉजी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाले कौन थे, तो डर्खाइम थे। तो हमने देखा कि सोशियोलॉजी जो है क्यों इमर्ज हुआ, मॉडर्निटी की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से, और जो इंटेलेक्चुअल करंट वहां पे दौड़ रहा था उसकी वजह से। ठीक है, एम क्या था कि साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करे इस ऑर्डर को, चेंज को, बदलाव को, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है इस मॉडर्न सोसाइटी में, इसको पढ़ा जाए, समझा जाए कि क्यों हो रहा है। ठीक है, दो इन्फ्लुएंस बाय यूरोप इट हैज़ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट। तो हमने देखा कि जो थिंकर्स वगैरह थे वो यूरोप में ज़्यादातर इसका इन्फ्लुएंस था, लेकिन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला। तो एक छोटा सा जो है आप समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि कैसे हुआ। सबसे पहले डार्क एजेस चल रहा था। ठीक है, देन हम देखते हैं डॉन ऑफ मॉडर्निटी एंड इट्स फॉल आउट। फिर मॉडर्निटी आता है तो क्या क्या होता है, सोशल चेंजेस देखने के लिए मिलता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का राइज होता है, मिडिल क्लास का राइज होता है, सेक्युलरिज्म, अर्बनाइजेशन। इकोनॉमिक चेंजेस में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, मार्केट फोर्सेस है, कैपिटलिज्म है। ठीक है, देन पॉलिटी में क्या हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, लिबर्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके वजह से चैलेंजेस क्या आया सोशल चेंज की वजह से, तो यहाँ पे चैलेंज हमें देखने के लिए मिला कि अभी फिर से जो है पॉवर्टी का नया रूप देखने के लिए मिल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली जो है देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस में हम देखें तो नया क्राइम्स हो रहा है, पुअर लिविंग कंडीशन है। पॉलिटिकल चैलेंजेस में देखें तो कियोस और अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिल रहा है। अब ये चीज़ें जब हो रही है, ठीक है, तो अब सबको आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइंटिफिक कंटेक्स्ट चल रहा था, इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट भी चल रहा था। तो इन सारे चीज़ों से, साइंस से और इंटेलेक्चुअल लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के इमर्जेंस हुआ, इमर्जेंस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। बिल्कुल ही शॉर्ट में समझना चाहे तो ये डायग्राम है। अब हम समझ लेते हैं, हमने मॉडर्निटी की इतनी ज़्यादा बात करी कि मॉडर्निटी के आने की वजह से ही ये सारा इवेंट हुआ, तो क्यों ना मॉडर्निटी को अच्छे से समझ लें कि मॉडर्निटी है क्या। ठीक है, तो समझते हैं मॉडर्निटी है क्या। तो मॉडर्निटी का जो है मतलब क्या है कि ये लैटिन वर्ड से आया है मॉडर्नस। मॉडर्नस का मतलब जस्ट नाउ, अभी। ठीक है, रेफर्स टू न्यू कल्चरल और इंटेलेक्चुअल चेंज दैट ब्रोक द ट्रेडिशन, कि जो नया कल्चरल और इंटेलेक्चुअल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है पुराना ट्रेडिशन जो है टूट के कुछ नया हमें देखने के लिए मिल रहा है, कुछ अभी का, जस्ट नाउ। ठीक है, तो मार्शल बर्मन के अकॉर्डिंग क्या है, वो अपने वर्क जो है ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट्स इनटू एयर में कहते हैं द एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्निटी में, ठीक है, कि मॉडर्निटी इज नॉट ओनली न्यू आइडियाज, कि मॉडर्निटी सिर्फ न्यू आइडिया नहीं है बट ऑल्सो द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस दे क्रिएट इन कल्चर, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिक्स। तो सिर्फ ये नया आइडिया नहीं है बल्कि ये लिव्ड एक्सपीरियंस भी है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इसके द्वारा लाया जा रहा है कल्चर में, इंस्टीट्यूशन में या पॉलिटिक्स में, ठीक है। और एक और डेफिनेशन देख लेते हैं एंथनी गिडेंस का, कि मॉडर्निटी इज इनहेरेंटली ग्लोबलाइजिंग, इट ब्रेक्स लोकल टाइज एंड एक्सपेंड रिलेशंस अक्रॉस टाइम एंड स्पेसेस, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि मॉडर्निटी क्या है, इनहेरेंटली ग्लोबलाइजिंग है, ये जो है जो भी लोकल टाइज है इसको ब्रेक करता है, और ये जो है एक्सपेंड हो जाता है रिलेशन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली डेफिनेशन है, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो डेफिनेशन मॉडर्निटी को समझने का सिर्फ इतना मतलब है कि जस्ट नाउ, अभी का कुछ नया कल्चरल और इंटेलेक्चुअल चेंज। तो हिस्टोरिकल रूट क्या था मॉडर्निटी का, तो सबसे पहले तो रेनेसा था, ठीक है, जो हमने देखा कि ग्रेको रोमन ह्यूमैनिज्म, आर्ट्स और सेक्युलरिज्म का रिवाइवल जो है देखने के लिए मिला हमें, ठीक है। देन साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा इसमें हम कह सकते हैं कि इसका रोल था। देन इनलाइटनमेंट जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका भी बहुत बड़ा जो है, इन सारी चीज़ों की वजह से ही मॉडर्निटी जो है आया। तो मॉडर्निटी के वजह से हमें सोसाइटी देखने के लिए मिल रहा है, और इन सारे इवेंट के वजह से जो है मॉडर्निटी आया, ठीक है। तो ये सारा याद रखना है कि ये जो है ये सब एक तरीके से रीज़न बनता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ये सारा कारण बनता है मॉडर्निटी का, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू इकोनॉमिक मॉडर्निटी आया, कैपिटलिज्म, अर्बनाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और क्लास सोसाइटी किसके द्वारा कहा गया, मार्क्स के द्वारा। मतलब क्या होने लगा कि इस टाइम इन सारे चीज़ों का खास करके स्टडी बहुत होने लग गया। अब हम देखते हैं कि मॉडर्निटी का कितना टाइप है, ठीक है। तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी, तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी कहने का क्या मतलब है कि अब राइज हो चुका था मॉडर्न नेशन स्टेट्स का, और इंस्टीट्यूशन सच एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की जाने लगी। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। तो माइकल फूको जो है ये क्या कहते हैं कि इवन बर्थ ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ सर्विलेंस एंड डिसिप्लिनरी पावर। तो हमें ये सब भी देखने के लिए मिला कि इस टाइम पे जो है डिसिप्लिनरी पावर का भी बर्थ हुआ, और नए फॉर्म्स ऑफ सर्विलेंस हमें देखने के लिए मिला। तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी। देन इकोनॉमिक मॉडर्निटी में क्या हुआ, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। और इस टाइम पे हम देखते हैं कि राइज ऑफ बुर्जुआ, ठीक है, मार्क्स कहते हैं, ये मार्क्स की थ्योरी है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। एंड प्रोलेटेरियन क्लास कॉन्शियसनेस की, यहाँ पे दो टाइप का क्लास जो है राइज होता है। एक तो जो है बुर्जुआ होते हैं जो अपर क्लास होते हैं, और प्रोलेटेरियन जो कि लोअर क्लास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस जो है कैसे शिफ्ट हुआ, एस्क्राइब्ड टू अचीव्ड। एस्क्राइब्ड मतलब क्या था कि आपका स्टेटस बाय बर्थ जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब जो है पहले ये एस्क्राइब्ड था, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि नहीं, आप अचीव कर सकते हैं स्टेटस को। अगर आप मेहनत करो या आप एक अच्छे लेवल तक चले जाओ तो आप फिर से स्टेटस को अचीव कर सकते हो मेहनत करके भी, ठीक है। देन कल्चरल मॉडर्निटी आया। तो कल्चरल मॉडर्निटी का क्या मतलब है कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी था उसका डिक्लाइन हुआ, और कम्युनिटी लाइफ का फ्रेगमेंटेशन होके हमें इंडिविजुअलाइजेशन देखने के लिए जो है मिला, ठीक है। और राइज हुआ मास कल्चर और मास मीडिया का, ठीक है। देन रिलीजियस चेंज और रिलीजियस मॉडर्निटी अगर हम देखें तो जो बहुत सारे फाउंडर्स थे तो उनका रिलीजियस बैकग्राउंड था, ठीक है। तो इनका मोरल कंसर्न क्या है था कि इम्प्रूव किया जाए सोशल लाइफ को। तो अगस्ट कॉम्टे इन्होंने क्या किया, इवन इन्विजन सोशियोलॉजी एज ए न्यू रिलीजन। तो उन्होंने क्या कहा कि सोशियोलॉजी एक नया रिलीजन है। डरखाइम एंड वेबर ने एनालाइज किया रिलीजन के रोल को बहुत ज़्यादा इन सोशल कोहेजन एंड मीनिंग। तो उन्होंने समझने का कोशिश किया कि रिलीजन का क्या रोल है सोसाइटी में, ठीक है। देन आइडियोलॉजिकल मॉडर्निटी, क्या कहने का मतलब है कि ह्यूमन प्रोग्रेस में फेथ दिखाया गया, और रैशनैलिटी में साइंस एंड एम्पिरिसिज्म जो है क्या है, एज ड्राइवर्स ऑफ चेंज, यूनिवर्सलिज्म, इंडिविजुअलिज्म एंड सेक्युलरिज्म जैसी चीज़ों के ऊपर जो है इम्फेसिस दिया गया।
देन मॉडर्निटी के पीछे रीज़न और क्या है, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस भी है। जैसे थिंकर्स थे कौन उस टाइम पे, रूसो, मॉन्टेस, तो इन्होंने एडवांस, इन्होंने जो है नया पॉलिटिकल आइडियाज़ दिया, एडवांस पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है सोसाइटी को दिया। ठीक है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल जो थे, इन्होंने प्रपोज किया फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बात की। ठीक है, तो ये जो है सबके लिए एक कॉमन थ्रेड की तरह काम किया। ठीक है, कॉमन थ्रेड अमंग ऑल। तो कॉमन थ्रेड क्या था, रैशनैलिटी। ठीक है, तो सब जो भी चीज़ें इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो भी चीज़ों का आ रहा था, तो उसके पीछे रीज़न क्या था कि रैशनैलिटी ही था। तो यहाँ पे साइंटिफिक रीजनिंग पे बात की जा रही थी, सोच समझ के बात की जा रही थी, एविडेंस के ऊपर, ना कि ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें अब तक हम देख लिया। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ मॉडर्निटी का सोसाइटी के ऊपर और इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर, कि अगर सोशियोलॉजी इमर्ज हो रहा था उस टाइम पे तो मॉडर्निटी का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो हमें देखने के लिए मिला कि ट्रेडिशनल सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन का डिसरप्शन हुआ। जो फैमिली जो है जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाने लगा। कास्ट जो कि हम देखते थे कि बाय बर्थ था, एस्क्राइब्ड था, अब मोबिलिटी यहाँ हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, और जो किनशिप टाइज था, ठीक है, फैमिली टाइज, किनशिप जो रिलेशंस था, उसमें हमें वीकनिंग देखने के लिए मिला। अर्बनाइजेशन का राइज हुआ। ठीक है, जैसे अर्बनाइजेशन का राइज हुआ, लोग माइग्रेट किए, तो यहाँ हमें सोशल डिसइंटीग्रेशन देखने के लिए मिला और वीकनिंग ऑफ कम्युनिटी बॉन्ड, कम्युनिटी बॉन्ड हमें वीक होता हुआ दिखा। ठीक है, ड्रू अटेंशन ऑफ अर्ली सोशियोलॉजिस्ट लाइक वेबर एंड सिमेल। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड या जो भी सोशल डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, तो जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे जैसे कि वेबल और सिमल, तो इनका नज़र गया इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, और शिकागो स्कूल जो है, इन्होंने शिकागो स्कूल ने क्या किया, स्टडी किया सिटीज़ को साइंटिफिकली। ठीक है, और यूज्ड शिकागो एज ए सोशल लेबोरेटरी, और शिकागो को यूज़ किया सोशल लेबोरेटरी के रूप में टू एनालाइज अर्बन प्रॉब्लम। ठीक है, शिकागो को ही एक तरीके से सोशल लेबोरेटरी की तरह यूज़ किया और देखा कि यहाँ क्या अर्बन प्रॉब्लम्स है, माइग्रेशन, क्राइम, डिसऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉब्लम आया तो थिंकर्स और सोशियोलॉजिस्ट आए और वो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने लगे। और सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखें तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो है शिफ्ट हो गए थे फ्यूडल एग्रेरियन ऑर्डर से कैपिटलिज्म की तरफ। जो पहले लैंड और एग्रीकल्चर ही सब कुछ था, तो अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ आ रहे थे, मार्केट इकोनॉमी की तरफ आ रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और सेक्युलराइजेशन का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा था और रैपिड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यहाँ पे दिखा और रैशनल रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, और आगे देखते हैं इमाइल डर्कहाइम का क्या कहना था कि फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ठीक है, कि पहले जो है सिमिलर सोसाइटी था, सारे लोग सिमिलर थे, तो अचीवमेंट, एस्पिरेशन सिमिलर था, तो उस सोसाइटी एक तरीके से बाइंड था। अब जो है मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ, क्योंकि अब सोसाइटी इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होने लगा है, तो सोसाइटी जो है बाइंड है। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है बढ़ गया है और डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, और इन्होंने वार्न भी किया था एनोमी का कि इतना रैपिड चेंज हो रहा है तो लोगों में क्या हो सकता है, एनोमी हो सकता है। मार्क्स ने थ्योरी दिया एलियनेशन फ्रॉम लेबर, प्रोडक्ट और सेल्फ, तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्युलराइजेशन और रैशनलाइजेशन देखा जा रहा था। जो रिलीजियस अथॉरिटी था पब्लिक लाइफ में, उसमें हमें चेंज देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, वो घट रहा था कहीं ना कहीं, जो है रिलीजियन का अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें पब्लिक लाइफ में कम हो रहा था। तो वेबर ने क्या थ्योरी दिया, डिसइंचेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि रिलीजियन जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट और इंडिविजुअलाइज्ड बन गया, क्योंकि पहले चर्च का अथॉरिटी था। ठीक है, तो ये हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिली। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीऑर्डर हो रहा था। नेशन स्टेट का इमरजेंस हुआ जो कि रिप्लेस किया फ्यूडल सिस्टम को। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म देखने के लिए मिला। नया क्लास रिलेशन जो है मॉडर्निटी में हमें देखने के लिए मिला। इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ रहा था और साथ के साथ कन्फ्लिक्ट वगैरह भी देखने के लिए मिला। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल चेंज देखते हैं। तो राइज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी, तो इस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी का भी राइज हुआ। ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का। तो हर्बर्ट मार्क्यूज का क्या थ्योरी है
वन डायमेंशनल मैन के बारे में ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स डोमिनेटेड बाय सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कि इंडिविजुअल जो है अब रैशनली नहीं सोच रहे हैं, ना इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो भी इंडिविजुअल है ये डोमिनेट किस चीज़ से हो रहे हैं, सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन से ये डोमिनेट जो है अब हो रहे हैं। ये ए वन डायमेंशनल मैन बन चुका है, ये कुछ भी नहीं सोच रहा है, ये कोई इनोवेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। कंसिक्वेंसेस क्या हुआ मॉडर्निटी में, कि जो ओल्ड ऑर्डर था उसका ब्रेक डाउन हुआ और नया अनसर्टेन सोसाइटी का बर्थ हुआ, ठीक है। तो इससे सोशल कन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है आया। तो ऑलरेडी हमने देखा कि जो है मॉडर्निटी का बहुत बड़ा रोल है सोशियोलॉजी को इमर्ज होने में। और हमने देखा कि मॉडर्निटी कैसे आया, तो पहले उतने सारे जो चेंजेस हुए, रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, और पॉलिटिकल में हमें देखने के लिए मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, इन सारे चीज़ों की वजह से मॉडर्निटी आया। मॉडर्निटी के वजह से जब बदलाव हुआ सोसाइटी में, समाज में, तो हमें देखने के लिए मिला इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा कि हर जगह सोशियोलॉजी की ज़रूरत थी, क्योंकि क्वेश्चनिंग जो भी हो रहा था सोसाइटी में, जो केओस हो रहा था, उसका आंसर कौन देगा, ठीक है। तो सोशियोलॉजी अब नेसेसरी डिसिप्लिन क्यों बन गया था, ठीक है। अब सोशियोलॉजी को एक डिसिप्लिन की तरह क्यों इमर्ज होना था, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन था, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल थ्योरी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इन रैपिड चेंजेस को, ठीक है। तो जो नया रियलिटीज अब सबके सामने था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, इन सब का जवाब तो चाहिए था ना। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए था, इसीलिए बर्थ होता है सोशियोलॉजी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए था, साइंटिफिक इंपीरिकल स्टडी करना था सोसाइटी का, कि फैक्ट बेस्ड स्टडी होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए। तो सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ एज ए डिसिप्लिन, ठीक है, एज साइंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी क्या उभर के आया, साइंस बन के उभर के आया, सोसाइटी का साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। जॉन हैरिस क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी अरोज एज ए रिस्पॉन्स टू सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय कैपिटलिज्म एंड मॉडर्निटी। तो इनका क्या कहना है कि सोशियोलॉजी क्यों आया, सोशियोलॉजी इसीलिए आया क्योंकि जो प्रॉब्लम कैपिटलिज्म एंड मॉडर्निटी ने क्रिएट किया था, तो उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। नेचर क्या था अर्ली सोशियोलॉजी का, तो वेस्टर्न सोशियोलॉजी जो है प्राइमरीली ट्राइड टू एक्सप्लेन मॉडर्निटी और इसके डिसरप्शन को। तो जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट था, बेसिकली इन्होंने यही जो है किया, मॉडर्निटी और इसके डिसरप्शन को एक्सप्लेन करना किया, ठीक है। फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज जो उस टाइम हो रहा था उसी के ऊपर, ठीक है। तो फिर सर्च फॉर सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड, तो मेथड सर्च किया गया और सब्जेक्ट मैटर को सर्च किया गया। तो सोशियोलॉजी तो किससे इंस्पायर था, नेचुरल साइंसेस से इंस्पायर था, ठीक है। तो नेचुरल साइंसेस किस चीज़ के ऊपर बेस होता है, तो रैशनैलिटी के ऊपर, एम्पिरिसिज्म के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, इसीलिए इम्फेसिस दिया गया रैशनैलिटी पे, एम्पिरिसिज्म पे और ऑब्जेक्टिविटी पे। सोशल सर्वे का यूज़ किया गया, यूज़ ऑफ सोशल सर्वे, ठीक है, एम्पिरिकल पॉवर्टी का स्टडी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जो है बातों को सामने रखा गया, ठीक है। अब फाउंडेशनल थिंकर देख लेते हैं कि कौन कौन फाउंडेशनल थिंकर थे। तो ओनली फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हमें देखने के लिए मिला कि स्कॉलर जो है क्या करने लगे, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना। तो ये सोशल फेनोमेना को जो है सिस्टमैटिकली पढ़ने लगे, इन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया, सोशल लॉ को एक्सप्लोर करने लगे, स्ट्रक्चर और डायनेमिक को, ठीक है। कॉम्टे का इम्फेसिस किसके ऊपर था, पॉजिटिविज्म के ऊपर था कि फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, एम्पिरिकली चीज़ों को हम देखें, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए सोसाइटी का। जैसे कि हम देखते हैं कि साइंस में क्या है कि एविडेंस के बेस पे चीज़ें हो रही है, वैसे ही एविडेंस के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। स्पेंसर ने थ्योरी दिया, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सोशल एवोल्यूशन का, सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन डर्कहाइम ने फंक्शनलिज्म के बारे में बहुत बात करी, ठीक है, और मेड सोशियोलॉजी एकेडमिकली लेजिटिमेट। तो ये हमने ऑलरेडी हम इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं, ठीक है। अब मॉडर्निटी और उसके इंटरप्रिटेशन को समझते हैं, थिंकर्स पर्सपेक्टिव क्या रहा मॉडर्निटी के ऊपर। तो मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि मॉडर्निटी ब्यूरोक्रेसी लेकर के आया, और ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी क्या है? रैशनल लीगल अथॉरिटी, ठीक है, सेक्युलरिज्म, रैशनलाइजेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है मैक्स वेबर बात करते हैं। लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेसी आया तो मॉडर्निटी जो है अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है? आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। मतलब क्या हो रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और इन्हीं सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है कि कहीं आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी ना हो जाए, ठीक है। देन गिडन क्या कह रहे हैं? गिडेंस कह रहे हैं, एंथोनी गिडेंस, की मॉडर्निटी जो है रिफ्लेक्सिव है और ग्लोबल है, ठीक है। और जो लेट मॉडर्निटी है कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और बाद में जो मॉडर्निटी आया इसमें हमें काफ़ी सारा रिस्क और काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिल रहा है। देन जो कुछ क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे उनका क्या व्यू था? फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है। तो इन फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या व्यू था कि जो नियो मार्क्सिस्ट है जैसे थियोडोर एडर्नो और जिगमंड बॉमन, तो इन्होंने आर्ग्यू किया कि मॉडर्निटी जो है ये जो इनलाइटनमेंट आइडियल्स था उससे अलग हो गया, उससे डिपार्ट हो गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जो ह्यूमन को फ्रीडम मिलना चाहिए था, रीज़न, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड रीज़न, मॉडर्निटी नाउ प्रोड्यूसेस एलियनेशन। तो मॉडर्न सोसाइटी में हमें एलियनेशन देखने के लिए मिल रहा है, कमोडिटी फेटिसिज्म देखने के लिए मिल रहा है और नया फॉर्म ऑफ डोमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो हम ये कमोडिटी फेटिसिज्म को भी आगे पढ़ेंगे मार्क्स की थ्योरी में। तो ये एलियनेशन, चीज़ों से लोग जो है एलियनेट हो रहे हैं। तो मॉडर्निटी जो है अपने साथ क्या लेकर के आया? मॉडर्निटी बिकम्स अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स रैदर देन लिबरेट्स इंडिविजुअल। तो मॉडर्निटी एक ऐसा सिस्टम बन गया कि ये कंट्रोल ही करने लगा आज़ादी देने के बजाय, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कॉन्टेम्प्रेरी रीथिंकिंग ऑफ मॉडर्निटी, कि आज के टाइम मॉडर्निटी को हम देखते हैं, ठीक है। तो मॉडर्निटी को जो है हम अब जो है सिंगुलर टर्म में या यूरोसेंट्रिक टर्म में समझ नहीं सकते हैं। तो सैमुअल जो है आइंस्टाड, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सैमुअल आइंस्टाड जो है वो अपने वर्क कंपैरेटिव सिविलाइजेशन और मल्टीपल मॉडर्निटीज़ में कहते हैं 2003 में, आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्निटी का मल्टीपल मीनिंग और इंटरप्रिटेशन है इवन हिस्टोरिकली, ठीक है। मॉडर्निटी क्या है? एक प्लूरल कंडीशन है और इसको जो है हमें फ्री करना चाहिए वेस्टर्न यूरोपियन कल्चरल मॉडल से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में, कि सिर्फ ये वेस्टर्न यूरोप में जो हुआ सिर्फ वही मॉडर्निटी नहीं था, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमने देखा मॉडर्निटी के बारे में। अब कुछ कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि अभी हम क्या देख रहे हैं मॉडर्न जो है मॉडर्निटी और अभी हमारे मॉडर्न टाइम्स में, कि राइज ऑफ एआई और सर्विलेंस कैपिटल, ठीक है, मॉडर्न रैशनैलिटी क्रिएटिंग न्यू रिस्क, जो गिडेंस की रिस्क सोसाइटी है। तो हम जो देख रहे हैं कि जो मॉडर्न रैशनैलिटी है इसके वजह से नया रिस्क हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एआई और सर्विलेंस कैपिटलिज्म की वजह से। ऑनलाइन एजुकेशन और गिग इकोनॉमी का राइज हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है। जो ट्रेडिशनल लेबर स्ट्रक्चर है इसमें हमें ब्रेक डाउन देखने के लिए मिल रहा है। डिजिटल डिवाइड और सोशल एक्सक्लूजन, तो इसके वजह से जो है ये चैलेंज कर रहा है इंक्लूसिव मॉडर्निटी को, कि मॉडर्निटी तो है लेकिन अभी भी क्या है, ये इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। देन इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट जो है ये शो कर रहा है जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स और जो है और पॉलिटिकल रैशनैलिटी में लिमिटेशंस हैं, इसीलिए अभी ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इम्पैक्ट अगर हम देखें सोशियोलॉजी पे क्या है, तो विद द आइडिया ऑफ मल्टीपल मॉडर्निटीज़ सोशियोलॉजिस्ट जो है क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं डाइवर्स पाथ ऑफ सोशल चेंज, नॉट वन यूनिवर्सल पैटर्न। तो सिर्फ एक यूनिवर्सल पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो दिस हैज़ लेड टू री थिंकिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो मॉडर्निटी में जो इतने सारी चीज़ें हो रही है तो इसके वजह से हमें सोशियोलॉजिकल थ्योरी में एवोल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, मूविंग बियॉन्ड अ सिंगल लीनियर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ ये सिंगल या लीनियर नहीं है, ठीक है, बहुत सारी डाइवर्स थिंकिंग इसमें है। तो इसके वजह से क्या हुआ, इट ब्रॉडन्स द डिसिप्लिन टू इंक्लूड मल्टीपल कल्चरल, सिविलाइजेशनल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमने मॉडर्निटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्री सोशियोलॉजिकल और प्रोटो सोशियोलॉजिकल थिंकर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अब ये चीज़ें हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या सोशियोलॉजिकल थिंकर से आने से पहले क्या कोई प्री सोशियोलॉजिकल थिंकर या प्रोटो सोशियोलॉजिकल थिंकर नहीं था? तो था। जैसे प्लेटो, इन्होंने 6 बेसिक अजम्पशन ऑफ सोसाइटी के बारे में कहा था, इनका जो वर्क था, ठीक है।
इन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है मोरल और जस्ट होना चाहिए। देन जेम्स हैरिंगटन जो थे, इन्होंने प्रपोज किया था आइडियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का जस्ट सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये तो फिर एक तरीके से यूटोपियन सोसाइटी की बात कर रहे थे, ड्रीम आइडियल एक तरीके से। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और लेकिन जो है मोर पॉलिटिकल फिलोसफी देन सोशियोलॉजी, लेकिन ये सारे जो है सोशियोलॉजी प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो इनको प्रोटो सोशियोलॉजिस्ट क्यों कहा गया, फिर सोशियोलॉजी क्यों नहीं कहा गया। ठीक है, तो इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जस्टिस के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, लेकिन कोई साइंटिफिक मेथड, डेटा या इंपीरिकल एनालिसिस नहीं था, इसीलिए इनको प्रोटो सोशियोलॉजिस्ट कहा गया। ये ट्रू सोशियोलॉजिस्ट जो है नहीं थे। अब हम देख लेते हैं कि कुछ और चीज़ें भी थी, तो इसको भी समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा अब हम चीज़ें देख रहे हैं कि राइज ऑफ सोशलिज्म एंड न्यू आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स। तो उस टाइम पे जब सोशियोलॉजी का इमर्ज हुआ, या उस टाइम पे क्या चल रहा था 19th सेंचुरी में, तो टू स्कूल ऑफ थॉट जो है इमर्ज हुआ। एक तो मार्क्सियन और सोशलिस्ट थिंकर, ठीक है, दूसरा रिफॉर्मेटिव। तो हमें मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट थिंकर्स देखने के लिए मिला जो क्या चाहते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है होना चाहिए। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे कि जो बुर्जुआ है, इन लोगों को क्या करो, ओवरथ्रू करो और एक क्लासलेस सोसाइटी बनाओ जिसमें कि कोई क्लास ही ना हो, और फोकस किसके ऊपर है, क्लास कन्फ्लिक्ट के ऊपर, एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फर्स्ट देख रहे हो पहली बार, तो ये सारी चीज़ें आपको न्यू लग सकता है कि पता नहीं क्या हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है और एक्सप्लॉयटेशन है और क्लास कन्फ्लिक्ट। तो ये सब मार्क्स का थ्योरी हम प्रॉपरली बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मार्क्स का क्या कहना था, जो ये बड़े कैपिटलिस्ट लोग थे, तो इनको ओवरथ्रू करो और जो है क्लासलेस सोसाइटी लेकर के आओ। दूसरा क्या चल रहा था इधर, रिफॉर्मेटिव चल रहा था। तो यहाँ पे सोशलिस्ट थिंकर्स का ये कहना था, ये एक्सट्रीम में जाकर बात कर रहे थे। और जो रिफॉर्मेटिव थिंकर थे जैसे कि वेबर और डर्कहाइम, तो इन्होंने भी जो कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम हो रही थी उन प्रॉब्लम्स को पहचाना, और ये चाहते थे रिफॉर्म, लेकिन सिस्टम के अंदर, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि हाँ सारे सिस्टम को ही हटा दो। ठीक है, तो इन्होंने जो, इनको ये डर था कि सोशलिज्म के वजह से कहीं फिर से फ्रीडम और रैशनैलिटी खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये चाहते थे कि ग्रेजुअली चेंज हो, मोरल ऑर्डर ग्रेजुअली जो है यहाँ पे चेंज हो और मोरल ऑर्डर आए। ठीक है, उस टाइम पे फेमिनिस्ट थॉट भी जो है लेटर ऑन आया, और जेंडर रिफॉर्म्स मूवमेंट भी देखने के लिए मिला हमें लेटर ऑन। ठीक है, तो ये इनको मोमेंटम कब मिला फेमिनिस्ट थॉट को, एंटी स्लेवरी, सफराज और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म मूवमेंट्स के टाइम में। तो नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूटर्स अगर हम देखें तो हैरियट मार्टिन्यू, तो इन्होंने ट्रांसलेट किया कॉम्टे को, ठीक है, कॉम्टे के वर्क को, और स्टडी किया जेंडर और इनइक्वालिटी को। और जो बीट राइस वेब थे, तो ये इकोनॉमिक एंड लेबर रिफॉर्म्स इन ब्रिटेन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। ठीक है, डिस्पाइट अर्ली कंट्रीब्यूशन, जो फीमेल सोशियोलॉजिस्ट थे, ये लोग जो है मार्जिनलाइज थे इन मेन स्ट्रीम थ्योरी। तो जो मेन स्ट्रीम थ्योरी है, ये जो है फीमेल फेमिनिस्ट थॉट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कम था। तो फेमिनिस्ट थिंकर जो है अब क्या करते हैं, अभी के फेमिनिस्ट थिंकर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो फेमिनिस्ट थिंकर क्रिटिक द जेंडर ब्लाइंडनेस ऑफ क्लासिकल सोशियोलॉजी की, उस टाइम जो क्लासिकल सोशियोलॉजी था तो वो जेंडर ब्लाइंड था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम फीमेल के बारे में बात नहीं की गई। ठीक है, और जो फीमेल सोशियोलॉजिस्ट थे ये मार्जिनलाइज थे, और ज़्यादा जो है जेंडर के बारे में बात नहीं हुई। ठीक है, अब एक अलग से देख लेते हैं कि टीवी बॉटम मोर वो क्या कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी आया, ठीक है, सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, तो इसके पीछे इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम्स था। ठीक है, और वो क्या बात करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, वो कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम्स में क्या क्या चल रहा था, पॉलिटिकल फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन डार्विन का, रिफॉर्म मूवमेंट्स और फ्रेंच रेवोल्यूशन, और सोशल सर्वे मेथड। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्यों आया, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी की वजह से, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन डार्विन का, और रिफॉर्म जो वहाँ पे हो रहा था, रिफॉर्म मूवमेंट्स और जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, सोशल सर्वे मेथड, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो इन तो हमने काफ़ी डीप में जा कर के इस चैप्टर को काफ़ी डीप में इसका एनालिसिस किया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।